बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम लेकर आती हूं और आपकी मुलाकात कराती हूं ऐसी ऐसी शख्सियात के साथ जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बाब होते हैं। उनकी जो खिदमात होती हैं वो नाकाबिले तस्ख़ीर होती हैं और उनकी जो खिदमात हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया होता है, आवाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया होता है, ख़ास तौर पर हेल्थ के शोबे में। तो वो आप तक पहुंचाना और आप तक लेकर आना मैं समझती हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और आज मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इनकी हेल्थ के शोबे में बेपनाह खिदमात हैं। इन्होंने हेल्थ के लिए बेतहाशा काम किया है और अभी तक कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि मज़ीद आइंदा भी ये करते रहें। तो जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर मियाँ साहब के पास, जो कि जनरल फिजिशियन तो हैं ही, इसके अलावा ये तारिक हॉस्पिटल के सीईओ भी हैं और इनका सबसे बड़ा तारुफ जो है वो सदर पाकिस्तान एकेडमी ऑफ पाकिस्तान फैमिली फिजिशियन भी हैं। यानी कि ये डॉक्टरी के मसीहा तो हैं ही, मरीजों के मसीहा तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा ये फलाही काम भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी थैंक यू सर, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला, इसके लिए मैं इंतहाई आपकी मशकूर हूँ। मैं देख रही थी कि आपके पास तो माशाल्लाह से फुर्सत नहीं थी, लेकिन ये भी एक सदका जारिया है। इस तरह से अभी मैंने बात की, आप जनरल फिजिशियन हैं, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि मतलब इतना लंबा कैरियर, अब जनरल फिजिशियन से तालीमी कैरियर से लेके एक हॉस्पिटल के सीईओ तक और फिर एक सदर के ओहदे तक आपने कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा और कितनी वो मुश्किलात और वो देखी सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये है कि पूरी दुनिया में 3 सिस्टम होते हैं जी। एक प्राइमरी केयर होता है, एक सेकेंडरी केयर होता है, एक टर्शियरी केयर होता है। तो इंग्लैंड में कोई भी पेशेंट डायरेक्ट किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में नहीं जा सकता जब तक कि वो अपने फैमिली फिजिशियन को पहले चेक कराएगा। अगर वो फील करे 80-90% केसेस वो खुद डील करते हैं। अगर बास का किसी का ऑपरेशन होना है, किसी के कोई टेस्ट होने हैं या कोई ऐसी स्पेशलिटी में है जिसमें उसको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो फिर वो उन्हें रेफर करता है। इवन कोई डॉक्टर भी जी, जो कि एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो भी वहां पे अपना इलाज नहीं करा सकता जब तक कि उसका फैमिली फिजिशियन उसको रेफर ना करे। और ज्यादातर वो अपने फैमिली फिजिशियन से ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं किसी टर्शियरी केयर में होने के बावजूद। अच्छा, पाकिस्तान में सिस्टम ये उस तरह नहीं। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और बाकी कई मुल्कों, ईरान में, बाकी कई मुल्कों में ये सिस्टम राइज है। इवन सऊदी अरब और यूएई में भी ये सिस्टम है कि सबसे पहले आपका फैमिली फिजिशियन आपको डील करेगा, उसके बाद अगर वो फील करे तो फिर आगे। मैंने ग्रेजुएशन की अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से जी 1982 में। अच्छा, उसके बाद ये था कि मैं प्रोग्राम बना रहा था अमेरिका जाने का, लेकिन ये है कि मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया जी कि इधर मिस्ट्री शाह के एरिया में एक फ्री डिस्पेंसरी है, तो आप अभी तो आपके पास टाइम है बाहर जाने का, तो आप इस तरह करें कि यहाँ पे ना आप, उनके पास इतना बजट नहीं है तो आप थोड़ा सा टाइम उनको दे दें। मैं वो शुरू कर दिया। वो शुरू किया तो पेशेंट्स को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो फिर लोगों ने कहा जी कि आप इस तरह करें, अपना यहाँ पे क्लिनिक बनाएं, हमें फ्री डिस्पेंसरी में आते हुए ज़रा झिझक महसूस होती है। तो मैंने फिर वहाँ पे क्लिनिक बना लिया, तो वो डिस्पेंसरी भी चलाता रहा, क्लिनिक भी, और क्लिनिक भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल गया। तो फिर इस एरिया में ज़रूरत थी कि कोई, चूँकि लोगों को, लोग वर्किंग क्लास है, उनको होता है कि हमारे फैमिलीज, अगर हम घर पे नहीं भी मौजूद तो कोई ऑपरेशन या कोई चीज़ हो तो हमें लोकली वो फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो फिर लोगों के इसरार पे मैंने ये हॉस्पिटल बनाया। लेकिन मेरा मेडिकल प्रोफेशन से हट के जो एक पैशन था वो ये है कि हम लोगों को किस तरह से सही इंफॉर्मेशन दें कि हेल्थ को कैसे ठीक करना है। ज़्यादा मुझे ये जो मिला, एक इनिशिएशन हुई या एक ऐसा पैगाम मिला कि इंडिया में वो, चूँकि पाकिस्तान और इंडिया 1947 में बने थे, तो उन्होंने कहा, एक नारा लगाया कि बाय द ईयर 2047 हम इंडिया से
जो 8 बीमारियां जिनको मेटाबॉलिक डिजीजेस कहते हैं, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, जी हार्ट डिजीजेस, ब्रेन की डिजीजेस और मोटापा और लिवर पे फैटी लिवर, गुर्दे खराब और इवन पीसीओज खवातीन में और फिर कैंसर, कैंसर ये है डाइट रिलेटेड डिजीजेस। उन्होंने ये नारा लगाया कि बाय द ईयर 2047 हमने इंडिया में ये खत्म करनी है। ठीक। तो उससे इम्प्रेस होके मैंने कहा कि अगर वो कर सकते हैं, एक जैसी आबादी है, तो पाकिस्तान में हम क्यों नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर भी सेम, बिल्कुल सेम है, सारा कुछ सेम है। तो हमने फिर एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के लेवल पे हमने सोचा और फिर हमने इसके ऊपर अमल करना शुरू किया। हमने लोगों में अवेयरनेस दी, अपने पेशेंट्स को बताया, और बेशक पेशेंट, बेशुमार पेशेंट गलत ट्रीटमेंट ले रहे थे, गलत खाना, और उनकी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही थी। शुगर जब नहीं कंट्रोल हो रही थी तो उनके गुर्दे खराब हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बेशुमार बीमारियां हो रही हैं, उनके पाँव कट रहे हैं, उनकी टांगें कट रही हैं। ये कॉम्प्लिकेशन है शुगर की, उनकी बिनाई जा रही है। तो इसको हमने सोचा कि इसको किस तरह से किया जाए। हमने एक प्रोग्राम ऐसा तश्कील दिया कि हमारे बेशुमार लोग जो कि इंसुलिन थे, टाइप 2 के पेशेंट थे, इंसुलिन ले रहे थे, जबकि उनका अपना अगर टेस्ट करें सी पेप्टाइड, अगर मॉर्निंग में फास्टिंग कराएं, अगर वो बताता है कि इंसुलिन बन रही है आपकी अपनी कि नहीं बन रही, अगर बन रही होती है तो उसको बाहर से इंसुलिन देना ये जुर्म सही। अच्छा, हमने अपने बेशुमार पेशेंट्स की इंसुलिन बंद कराई। बेशुमार पेशेंट ने डाइट के साथ अपना वजन कम किया और उसके बाद उनकी डायबिटीज की, उनकी ब्लड प्रेशर भी वो नॉर्मल हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये मैं ये चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को मुझे तो जहाँ पे भी मौका मिलता है, मैंने मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मस्जिदों में जुमे वाले दिन लोगों को बताया, और अब हम इस काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि प्लीज आप दवाइयों से बच जाएंगे। हालांकि देखिए, मेडिकल जिस तरह किसी का कोई भी प्रोफेशन होता है तो वो तो चाहेगा कि मेरा काम आगे बढ़े, बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। हम ये चाह रहे हैं लोगों को, हम तो अगर बिजनेस वाइज इसको देखा जाए तो हम तो अपने मरीज कम कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन मेरा ये ईमान है कि रिस्क आपको उतना ही मिलना है जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ। तो आप वो काम करें जो कि आखिरत के लिए भी, आप आज आपकी हिदायत की वजह से, आपकी इंस्ट्रक्शन की वजह से एक पेशेंट ठीक हो जाता है, उसकी शुगर ठीक हो जाती है, तो उसका अजर आपको ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अगली दुनिया में भी मिलेगा। तो ये एक ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम है कि लोग इसको पहले शुरू में बिलीव ही नहीं करते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि मेरे एक दो पेशेंट, मैंने कहा आपकी इंसुलिन बंद कराते हैं आपका टेस्ट लेके, तो वो जब अपने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा ये तो कोई पागल डॉक्टर है, बिल्कुल इसके पास ना जाना, तुम अगर इंसुलिन बंद कर दोगे तो तुम्हारे गुर्दे खराब हो जाएंगे। वो पेशेंट डर गया। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक दफा वो किसी और बीमारी के साथ मेरे पास आए, तो मैंने कहा यार बात सुनो, एक मैं आपके साथ पैक्ट करता हूँ कि आपका ये टेस्ट करा के अगर आपकी इंसुलिन बन रही है तो मैं आपकी इंसुलिन बंद कराता हूँ 1 महीने के लिए। 1 महीने से तो कुछ नहीं होगा, आपको तो 20 साल से शुगर है। बिल्कुल। तो अगर आपको बंद करने से कोई नुकसान हुआ तो उसका फाइन, उसका जुर्माना आज ही तय कर लेते हैं। मैं स्टैम्प पेपर पे आपको लिख देता हूँ कि अगर हुआ तो मैं पे करूंगा, ठीक है जी। खैर वो उसकी बात का कबूलियत का वक्त होता है, वो मान गया। जब उसकी शुगर जो कि 100 यूनिट लेने के बावजूद 300-400 से कम ही नहीं होती थी, तो विद इन 2 वीक्स उसकी बगैर इंसुलिन के उसकी शुगर जब नॉर्मल होगी तो बंदा हैरान रह गया, ठीक है जी। उसको मैं डाइट बताई कि आपने लो कार्ब डाइट लेनी है, प्रोसेस फूड कोई नहीं लेना, फास्ट फूड नहीं लेना, ये बेकरी आइटम्स नहीं लेनी, नान, चावल, आलू, चीनी की बनी हुई चीजें, बेकरी आइटम, जूस, उसके अलावा हमारे दूध सोडा लोग बड़ा पीते हैं, मिल्क शेक पीते रहते हैं, वो समझते हैं ज्यादा ताकतवर है, वो समझते हैं बिल्कुल। कि एक देखिए दूध है और उसके ऊपर आप फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं, तो वो क्या मिक्सचर बनता होगा। 1 गिलास दूध में 3 चम्मच उसकी अपनी शुगर उसके अंदर मौजूद है। आप बाहर से ना भी डालें, आपने 1 गिलास दूध पिया तो आपने 3 चम्मच चीनी के ले लिए, बिल्कुल, ठीक है जी। इसी तरह मतलब है कि आप लोग खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, ठीक है जी। इश्तिहारों से टीवी पे, बाकी सोशल मीडिया पे इश्तिहार आ रहे हैं इन ड्रिंक्स के,
ये इतना जबरदस्त नुकसानदेह चीज है। आप अंदाजा करें कि पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग थी डॉक्टर्स की, वहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो वो बता रहे थे कि मैंने लास्ट वीक एक 19 साल की लड़की को हार्ट अटैक डायग्नोज किया है और उसकी स्टंटिंग की है। आप अंदाजा करें, आज तक हमने ना किसी बुक में ना किसी कोर्स में पढ़ा था कि खवातीन में जब तक उनके मेंसेस आ रहे हैं उनको हार्ट अटैक बहुत रेयर बल्कि होता ही नहीं था, और 19 साल की लड़की में तो बिल्कुल ही नहीं होता था। तो अब आप अंदाजा करें, पाकिस्तान यूथ में हार्ट अटैक में दुनिया में नंबर 1 आ गया। उस लड़की का जब ट्रेस किया कि वजह क्या बनी, उसकी ना कोई फैमिली हिस्ट्री थी, ना उसे शुगर ब्लड प्रेशर था, सिर्फ और सिर्फ वो फास्ट फूड खाती थी, वो कोई घर का खाना नहीं खाती थी, वो लेट नाइट फूड पांडा से मंगवा रही है, वो रातों को लेट सो रही है, सुबह सोए रहना, ये 3-4 चीजें हैं। अगर हम इसको ठीक कर ले, डाइट ठीक कर ले, लो कार्ब डाइट कर ले, 2 से ज्यादा खाने ना पूरे दिन में ले, एक्सरसाइज आधा घंटा हम रोज करें, उसके अलावा अगर हम टाइम पे सोए, 7-8 घंटे की नींद पूरी करें, और वो भी अगर इशा से लेकर फजर तक करें तो एक्सीलेंट। उसके बाद ये है कि स्ट्रेस को कम करें। ये 4 चीजें अगर हम कर लें तो हम आज भी तमाम बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस हम लोगों को देना चाह रहे हैं कि खुदा के लिए आप अगर ये चीजें करेंगे तो इसका बेनिफिट सिर्फ आपका है। अच्छा, आप अंदाजा करें, इतने डायलिसिस यूनिट खुल रहे हैं, इतने कार्डियक इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट एक काम करे, सिर्फ उस पर कोई खर्चा नहीं है, थोड़ा सा खर्चा है कि मैस लेवल के ऊपर सबकी स्क्रीनिंग करे, ब्लड प्रेशर चेक करे सबका, और शुगर चेक कर ले। अगर ये चेक कर ले और लोगों की 400-400 शुगर होती है, 250-250 ब्लड प्रेशर होता है, वो कहते हैं जी हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। एक तो ये बड़ी मुसीबत है कि जब तक दर्द ना हो, बुखार ना हो, हम उसको बीमारी नहीं समझते, ऐसे है। ठीक है जी, तो ये कर ले ना, और आप अर्ली लेवल के ऊपर उसको ट्रीट कर ले, उसकी डाइटरी मैनेजमेंट कर ले, उसको एक्सरसाइज का बता दे, उसका लाइफस्टाइल ठीक कर ले, तो हम बेशुमार, हमें जरूरत ही ना पड़े कार्डियक इंस्टीट्यूट की, हमें डायलिसिस सेंटर की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने बैलेंस डाइट की बात की है कि मतलब यंग एज में तो बच्चे बच्चियां, खास तौर पे स्कूल गोइंग बच्चे, तो आपको पता है फास्ट फूड का कैफेटेरिया और वहां से लेके बच्चे चिप्स और ये सारी चीजें खाते रहते हैं। अभी मैं इस वक्त अगर आपसे बात करूं कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो ऑलरेडी डिजीजेस में मुब्तला हैं, जैसे गुर्दे के मरीज हो गए, दिल के अमराज में मुब्तला हैं, सांस के, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि डाइट उनकी क्या, मतलब बैलेंस डाइट किस तरह की होनी चाहिए? क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो दवाइयां रेगुलर ले रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनको वो भी नहीं समझ आ रही होती कि हमने ये खाना है, ये नहीं खाना, और दूसरी बात ये है कि वो ये भी वो कह रहे होते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि लोग डॉक्टर, उनको डर होता है कि हमने खुराक अच्छी नहीं खानी, हमने शुगर की दवाई लाजमी ले लेनी है, चाहे वो 1000 रुपए की दवाई मिल रही हो। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। अच्छा देखें जी, इसमें 2 असूल है, आपने इवन यंगस्टर के लिए भी और जो पेशेंट है उनके लिए भी। हमारे यहाँ 3 ग़िज़ा में 3 चीजें बेसिक हैं जो मेजर है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, उसके अलावा क्या है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, पानी है। ठीक है ना, ये सारी चीजें मिला के हमारी डाइट का हिस्सा बनती है। अच्छा, इसमें हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बड़ा मिनिमम चाहिए, हमें प्रोटीन और फैट चाहिए। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, ये बेसिकली एक अमेरिकन साइंसदान था, उसने काम खराब किया कि हार्ट अटैक हो रहे थे अमेरिका में, तो उन्होंने देखा किस वजह से हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये जो देसी घी आप खाते हैं, मक्खन खाते हैं, अंडे की जर्दी खाते हैं, एनिमल फैट आप लेते हैं, इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। उसने कहा इसको खुराक में से निकाल दो। तो लो जी, देसी घी भी मुझे खराब हो गया, मक्खन भी, ये अंडे की जर्दी नहीं खानी, ये सारा कुछ एनिमल फैट नहीं लेना, उन्होंने खत्म किया। जब ये खत्म किया तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ गए। जाहिर है आपने जब इन चीजों को निकालना है तो दूसरी चीजें शामिल करेंगे, तो उसमें बेकरी आइटम आ गई, नान आ गए, चावल आ गए, आलू आ गए, चिप्स आ गए, ये जितने भी आप फास्ट फूड खरीदते हैं ना, ये तकरीबन 80-90% कार्बोहाइड्रेट्स है। बिल्कुल ठीक है जी। कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, जूस। अच्छा, इससे क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि हार्ट अटैक तो बढ़ गए।
फिर ये साबित हुआ कि खुदारा आप कार्बोहाइड्रेट को रोकें। कार्बोहाइड्रेट आपका मोटापा करता है, कार्बोहाइड्रेट शुगर करता है, कार्बोहाइड्रेट आपकी हार्ट डिजीज करता है। ये 8-9 बीमारियां जो मैं गिनवाई थी ये कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, लिहाजा कार्बोहाइड्रेट्स को आप कम कर दें। दूसरी चीज क्या है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको कहते हैं कि पूरे दिन में आपने 2 खाने खाने हैं, 3 नहीं खाने, और बार बार स्नैकिंग नहीं करनी। ठीक है जी, आप सुबह नाश्ता कर ले, और नाश्ता जरूरी नहीं कि आपने जी टाइम फिक्स किया हुआ है इसी पे करना है, अगर आपको नहीं भूख तो आप ओमिट भी कर सकते हैं। ये गलत बात है जी, नाश्ता नहीं छोड़ना, हर सूरत खाना है, आपको नहीं भूख तो ना खाए। एक नाश्ता एक खाना, नाश्ते में आप 2 अंडे ले ले, बेहतरीन चीज है, आपको प्रोटीन भी मिलेगी, फैट भी मिलेगा, आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। उसके साथ 1 कप चाय ले लें बगैर चीनी के, आप इसके साथ रोटी, डबल रोटी ना लें। ठीक है जी। शाम को आप सैलेड की 1 प्लेट ले लें, उसके साथ कोई सालन जिसमें आलू ना हो, और 1 छोटी सी चपाती। बिल्कुल। अच्छा, जो दूसरा इसमें ये है कि जो नाश्ते और खाने के दरमियान वक्फा है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाए। शुरू में फर्ज करें आपने 8 बजे सुबह नाश्ता किया, शाम को 8 बजे खाना खाया, 12 घंटे का फास्टिंग हुई। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता 10 घंटे पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 घंटे पे, फिर 6 घंटे पे, फिर 4 घंटे का वक्फा, फिर आप इस तरह करें 1 मील ए डे पे आ जाए। अगर आपने बीमारियों को और मोटापे को रिवर्ट करना है फिर 1 मील ए डे पे आ जाए। अच्छा, कुछ अर्सा वो करें, उससे क्या होगा कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस शुरू किया कि जब बाहर से नहीं खाते तो अल्लाह ताला अंदर जितना जंक, जितनी खराब चीजें पड़ी हुई हैं, जितने जरासीम, जितने सेल टूट के पड़े हुए हैं जो कि कैंसर का सबब बनते हैं, अल्लाह ताला एक प्रोसेस शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं ऑटोफेजी। अच्छा, वो ऑटोफेजी शुरू हो जाती है, अंदर की सेल्फ क्लीनिंग। ठीक है जी। तो लिहाजा आपको एनर्जी उनसे मिलेगी, जैसे रिसाइकलिंग करते हैं दूसरे मुल्कों में, जितना कूड़ा इकट्ठा किया होता है शहर का, उससे बिजली पैदा करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं। हमारे यहाँ ये है कि जिस्म के अंदर हमारी रिसाइकलिंग मौजूद है, सिर्फ हम उसको मौका नहीं देते। हम इतना खाते रहते हैं कि अल्लाह बॉडी को वो मौका। नबी सल्लल्लाहु हर वीक में 2 रोजे, एक सोमवार का, मंडे और थर्सडे, दोनों दिन वो रोजा रखते थे और बहुत कम खाते थे। आपकी हदीस है कि मैदे के 3 हिस्से करें, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए, यानी बहुत कम खाए। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि रात की जो आपकी शुगर खाने के 2 घंटे बाद चेक करें, वो 140 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो सुबह फास्टिंग है वो 100। तो आपने 140 में से 100 माइनस करें, पीछे 40 बचे। 40 जो मिलीग्राम है वो 100 ml में है, और हमारा ब्लड होता है 5 लीटर। ठीक है। तो 5 लीटर में वो 40 ग्राम बनते हैं, और एक जो चाय का चम्मच है वो 5 ग्राम का होता है। ठीक है जी। तो आपने तो पूरे रात में एक चाय के चम्मच से भी कम आपने चीनी इस्तेमाल की, तो आपकी जरूरत बहुत कम है। जैसे मेरा मिसाल देने का मकसद ये था कि हम एक रोटी खाते हैं, 8 चम्मच चीनी उसमें है, दूध का गिलास पी लिया, 3 चम्मच चीनी उसमें है। तो लिहाजा आपने बहुत थोड़ा खाना है, जितना मैंने आपको बताया इतना आपके लिए सफिशिएंट है। साथ आधा घंटा आप वॉक करें और नींद अपनी पूरी करें, स्ट्रेस लेवल को कम करें, तो इंशाल्लाह आपकी बीमारियां रिवर्ट होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान जो है इस वक्त हार्ट डिजीज में पहले नंबर पर आ रहा है। Exactly. तो बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान पहले नंबर पर आ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात स्मोग और आलूदगी है, और लाहौर सरे फहरिस्त है इस वक्त, और हम लाहौर में बैठे हुए हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि स्मोग और फोग, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं जो कि लोगों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, और ये इस वक्त कौन से लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं? ये मौसम के हिसाब से आपका बड़ा जबरदस्त है क्वेश्चन। बेसिकली क्या है कि एक वर्ड था स्मोक यानी धुआं, और दूसरा था फॉग यानी ये जो धुंध सी होती है। इन दोनों को ना 19वीं सेंचुरी में कंबाइन कर दिया, तो स्मोक प्लस फॉग इसको बन गया स्मोग। ठीक है ना, दोनों को मिला के मिलके बन जी। अच्छा, क्या होता है कि जो ही टेम्परेचर आपका डाउन होता है नवंबर वगैरह में, तो उस वक़्त आपके जो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो थोड़े, और उसमें जब ये पोल्यूशन मिल जाती है तो वो और ज़्यादा डेंस हो जाता है और आपको विजिबल हो जाता है। अब ये है कि इस स्मोक में होता क्या क्या है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें
जो है वो अपना ये पार्टिकुलर मैटर जिसको जो हम मसलन फैक्ट्रियों के फसल जलाई, फसल की घर का धुआं, ये सारा, ठीक है जी, और ये सारी चीजें मिलके तो ये स्मोक बनाती हैं। अब क्या होता है कि इंसान ने अपना जो सांस है वो तो इसी फिजा में लेना है। हाँ। अच्छा, सबसे पहले बाहर से आपकी जिल्द मुतासर हुई, ये केमिकल्स हैं जिल्द के ऊपर लगे तो इरिटेशन वगैरह, और अगर बहुत ज्यादा देर लग रहा है तो एक्जिमा वगैरह हो सकता है। आंखों में लगे तो कंजक्टिवाइटिस। फिर जब मेन चीज है सांस, क्योंकि सांस के जरिए आपने उसको अंदर लेके जाना है, तो वो केमिकल जब अंदर जाते हैं तो दमे की शिकायत, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं, निमोनिया कर सकते हैं, और इवन बहुत ज्यादा अगर अरसे तक स्मोक को अगर एक्सपोज रहे तो ये कैंसर का भी सबब बनती है। फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनमें क्या होता है कि उनमें प्री टर्म अबॉर्शन के भी चांसेस है, बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड होगा, उसका वेट कम होगा, और वो प्री टर्म भी हो सकता है। ये खवातीन में मसाइल है। तो हमें करना क्या है इसमें कि बाकी तो गवर्नमेंट इकदाम करे, उसका फर्ज बनता है, लेकिन कुछ हमारा अपना भी फर्ज बनता है। बिल्कुल। हम बाहर निकले तो पूरी चीजें कवर करके, ऐनक लगा के, मास्क पहन के, और फुल बाजू की कमीज, और जितना जरूरी है उतना ही बाहर रहे, ज्यादा ना रहे। और जब आप घर आए तो मुंह हाथ अच्छी तरह धो लें और गरारे कर लें, नाक में पानी डाल लें, ताकि जो वो केमिकल आपको लगे हुए हैं वो वॉश आउट हो जाए। खिड़कियां दरवाजे अपने बंद रखें ताकि स्मोक अंदर ना आए। तो ये एक चंद एक इकदाम है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये व्हीकल जो है, एक तो हमारे ये आप बाहर कहीं चले जाए, इतनी गाड़ियां कभी शहर के अंदर नहीं होती, और हमारे यहाँ तो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां इतनी कॉमन है, और ये सारा धुआं और ये फैक्ट्रियों का, भट्टों का, ये सारा मिल मिला के, और फसलें हमारे लोग जलाते हैं। अभी ये दिवाली जब हुई थी इंडिया में तो वहां पे वो इतनी ज्यादा फजा खराब हुई, और हवा से हमारे यहाँ आ जाता है वो धुआं। तो ये सारी चीजें कुछ गवर्नमेंट के करने वाली काम है, कुछ हमारे करने वाली काम है। तो लेकिन ये है कि अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कि जो लोग काफी अरसा तक स्मोक वाले शहर में रहते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 से 4 साल कम हो जाती है। यानी कि इतनी लंबी, अगर उन्होंने 60 साल जीना था तो वो अब 4-5 साल कम जिएंगे, क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशनें हो जाएंगी उस वजह। जी डॉक्टर साहब, ये तो मतलब इस तरह से हमने फजा की आलूदगी की बात की, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए और भी बड़े मसाइल हैं कि जैसे अभी इसी मौसम में आप देखें, हम कहते हैं जी वो बारिश नहीं हो रही, जब तक बारिश नहीं होगी ये नज़ला, खांसी, गला खराब नहीं खत्म होना, सांस की बीमारी। अब एक तो ये चीज आ गई, दूसरा ये है कि एलर्जी में नहीं फर्क पता चलता, फ्लू में फर्क नहीं पता चलता, नज़ला खांसी में नहीं डिफरेंस पता चल रहा होता, और वो आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। ये भी बता दें और एहतियाती तदबीर भी। जी बिल्कुल। पहली तो बात ये है कि जब भी आपकी इम्यूनिटी लो होगी, दो चीजें हैं, एक है इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसको कहते हैं जी, और एक है एलर्जी। अच्छा, आप बाहर निकले, डस्ट से पौधों के जो टुकड़े फजा में तैर रहे होते हैं, घर में पेट्स रखे होते हैं, कारपेट बिछे हुए हैं, हैवी पर्दे हैं, उनमें डस्ट है, झाड़ू देते हैं तो वो उससे डस्ट जो है ना वो पूरा दिन जो है ना वो फजा में मोलक रहती है। जब आप सांस लेते हैं तो वो आपको एलर्जी उससे हो जाती है। अगर एकदम से आप सांस लिया और आपको छींकें आनी शुरू हो गई और बहुत ज्यादा, और पानी नाक से बहना शुरू हो गया, आंखों से बहना शुरू हो गया, तो ये यूजुअली एलर्जी है। ठीक है जी। अगर इसी तरह फजा में जब आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो ये जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है ये आपको अटैक कर देता है, और उसकी वजह से फिर क्या है कि बाज़ का आपका गला भी दर्द करता है, इसी तरह फ्लू, छींकें, फिर खांसी भी हो सकती है, और उस तरह से करके तो बेशुमार चीजों मतलब जो छाती में जो बलगम और बलगम वाली खांसी आना, जी 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 जी, जी। अच्छा, एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये सारे वायरल डिजीजेज हैं। इसमें आप पैरासिटामोल जी, या कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट, या आप जो शांदा वगैरह, गरम मशरूबात जैसे अपना आप यखनी पी लें, गरम दूध ले लें, शहद डाल के उसमें पी लें, बार बार नाक में पानी डाल के उसको वॉश करते रहे। इन दिनों में पानी आप नीम गर्म पिए, ठंडा पानी ना पिए। तो ये सारी चीजें एहतियातें अगर आप करेंगे
और कोशिश ये करें, क्योंकि 80-90% जो गला, और इसको हम अपर रेस्पिरेटरी कहते हैं जी, और नीचे लंग्स का इन्फेक्शन होगा निमोनिया कहते हैं, तो अपर रेस्पिरेटरी में एंटीबायोटिक्स की 80% में जरूरत ही नहीं होती। ओके, ठीक है जी, तो हम खाओ एंटीबायोटिक ले लेते हैं एहतियात के साथ, और जी, एहतियात के साथ, ये एहतियात, रेस्ट करनी चाहिए, प्रोटीन डाइट बढ़ानी चाहिए, एक्सपोजर कम करना चाहिए। और वो लोग जो कि 40 साल से ऊपर हैं, या जिनको डायबिटीज है, या जिनको एस्थमा है, उनको चाहिए कि साल में एक फ्लू का टीका लगता है, वो जरूर लगवा लिया करें ताकि उससे वो बच सके। जी डॉक्टर साहब, इसी मौसम के हवाले से एक और अहम सवाल, आजकल जो फैला हुआ है, डेंगू भी फैला हुआ है, मलेरिया भी फैला हुआ है, और इसके अलावा टाइफाइड, ये तीनों बुखारात हैं, इनकी अलामात क्या हो सकती हैं, और कितने दिन बुखार है तो डॉक्टर के साथ रुजू करना? आजकल लाहौर में तो डेंगू के काफी केसेस आ रहे हैं। मादा है वो जब पेशेंट को काटती है तो उसका ब्लड सक करती है, और उसके अंदर फिर वो जरासीम पलता बढ़ता है। वो फिर जब दूसरे नॉर्मल शख्स को काटेगी तो वो जरासीम उसमें ट्रांसफर कर देगी। अगर उस बंदे की इम्यूनिटी लो है, मतलब छोटे बच्चों की लो होती है, बुजुर्गों की लो होती है, प्रेग्नेंट वुमेन की लो होती है, जो बहुत ज्यादा मोटे लोग हैं उनकी इम्यूनिटी लो होती है, या आपने नींद पूरी नहीं की, आपने प्रॉपर मील नहीं लिया, तो आपकी भी लो हो सकती है। तो वो जब आपको काटेगा तो आपको वो बुखार हो जाएगा। अच्छा, ये बुखार 10 दिन पे मुहित है। ओके, डेंगू बुखार जो है 10 दिन से ज्यादा नहीं रहता। अगर 10 दिन से ज्यादा 15-20 दिन, महीना हो गया तो ये डेंगू नहीं है। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है कि इसकी निशानियों में क्या है कि शदीद दर्द होगी, हाई ग्रेड फीवर होगा, तेज बुखार होगा, आंखों के पीछे दर्द होगी, पूरे जिस्म में दर्दें, और लागर कर देगा कि बंदे से चलना मुहाल होगा। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये पेट में इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। पेट दर्द हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, कुछ लूज मोशन आ सकते हैं। और इस बुखार की 2 किस्में हैं जी। एक होता है डेंगू फीवर, एक होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। फर्क क्या है कि जो डेंगू फीवर है वो आम बुखार है, उसमें क्या हुआ, ये चीजें हुई और उसके बाद रिकवरी फेज शुरू होगी। यानी आप 3-4-5 दिन बुखार रहा, उसके बाद आप रिकवरी की तरफ चलेंगे। जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, इसमें बात समझने की बड़ी है, इसमें 3-4 दिन बुखार होगा। अच्छा। अगले जो 2 से 3 दिन है उनको क्रिटिकल फेज कहते हैं। वो क्रिटिकल फेज क्यों खतरनाक है, उसमें बुखार उतर जाता है। अच्छा। हमारा मरीज यह समझता है कि मेरा तो बुखार उतर गया, अब तो मैं ठीक हो गया। वो प्रॉब्लम यह है कि वो क्रिटिकल फेज शुरू ही बुखार उतरने के साथ होती है। उसमें क्या होता है, आपको ठंडे पसीने आएंगे, आपका बीपी इंतहाई लो हो जाएगा, आपको पेट में दर्द और इतनी वॉमिटिंग होती है कि कोई चीज हजम ही नहीं होती। आप उस बंदे का अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसके पेट में पानी आ चुका होगा, फेफड़ों में पानी आ चुका होगा। ठीक है जी। लिहाजा इस वक्त कभी घर पे आपने नहीं रहना, आपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को या करीबी हॉस्पिटल में जाना है, वो आपको मैनेज करेंगे। और ब्लड के टेस्ट में ये होता है कि व्हाइट सेल और प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। अच्छा, बाज लोग परेशान हो जाते हैं, मैंने 0 तक भी जी कि जिनकी प्लेटलेट 0 भी होगी उनको भी ट्रीट किया, माशाल्लाह वो ठीक हो गए। लिहाजा प्लेट्स, असल चीज ये है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो ना हो। और फिर एक और निशानी कि हमारे ब्लड प्रेशर में 2 थे, एक कहते हैं अपर सिस्टोलिक और लोअर को डायस्टोलिक कहते हैं। मतलब नॉर्मल है 120/80, इनमें फर्क कितना होया 40 का। 80 को माइनस करें 120 से 40 होगा, 40 बचेगा। अच्छा, ये नॉर्मल है, इसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। ठीक है। अगर ये 20 से कम हो जाए, यानी 90/80 हो जाए, 100/90 हो जाए, ठीक है, ये इंतहाई खतरनाक है। अच्छा। इसमें किसी बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करना चाहिए। और दूसरी निशानी क्या है कि आप ये नाखून को दबाएंगे तो ये व्हाइट हो जाएगा, जो ही छोड़ेंगे साथ ही वो पिंक हो जाएगा। अगर तो ये इसको हम कहते हैं रीफिलिंग टाइम। अगर रीफिलिंग टाइम बहुत ज्यादा हो, डिले हो, इसका मतलब ये पेशेंट खतरनाक। ठीक है जी। तो लिहाजा ये चाहते हैं कि या किसी का पेट में दबाने से उसको बहुत ज्यादा दर्द हो, इसका मतलब है उसका जिगर भी सूज गया है, उसके पेट में भी पानी है, अंतड़ियों में भी सूजन हो गई है और वो खड़ा भी नहीं हो सकता,
तो ऐसे पेशेंट को फिर किसी बड़े टीचिंग हॉस्पिटल में जरूर दाखिल तो डॉक्टर साहब इसका रिकवरी का कितना को टाइम पीरियड होता है कि मतलब बेहतरी की तरफ कितनी देर? जी, ये 2 दिन जब गुजरेंगे, अगर आपने प्रॉपरली मैनेज कर लिया तो 2 दिन के बाद रिकवरी है। अच्छा, रिकवरी में बाज़ का रैश सा ना खारिश सी हो जाती है, दाने से निकल आते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, वो उसको हम रिकवरी रैश कहते हैं। वो एक खुशी की अलामत है, वो खराब नहीं है। तो लिहाजा मेन ये 10 दिन का ही बुखार है, या तो सीधा बुखार से रिकवरी में चला जाएगा या क्रिटिकल फेज से होकर रिकवरी। और एक पूरी दुनिया में एक नारा है कि डेंगू का मरीज मरना नहीं चाहिए, बिल्कुल, अगर प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना ली तो क्रिटिकल फेज में अक्सर लोगों की डेथ हो जाती। उसमें डॉक्टर साहब मैं समझती हूँ कि कुछ ना पेशेंट्स की अपनी भी गलतियां होती हैं कि वो घर पे ही अपने टोटके करना शुरू कर देते हैं। और मोस्टली लोग होता है कि वो टोटके कर रहे होते हैं, जी डेंगू है तो वो पपीते के पत्ते खा लें, वो लीमू डाल के पी लें। ये सारी चीजें इस हवाले से जरूर आप देखें। ये लीमू, ये पपीते के पत्ते, ये इंतहाई खतरनाक है। क्यों खतरनाक है कि आपका मैदा सूज के ना बुरी हालत हुई है, आप ऊपर से खट्टा खाएंगे, मिर्च वाली चीज खाएंगे, वो और ज्यादा सूज जाएगा और ज्यादा खराब करेगा। आपने क्या करना है, आप अंडा ले सकते हो, यखनी ले सकते हो बगैर नमक मिर्च के, और उसके अलावा फ्रूट लेना है, जूस नहीं लेना। जूस में फाइबर नहीं होता, वो नुकसानदेह होता है। लिहाजा आप वो दूध ले लें, कोई लाइट सी डाइट ले लें, ठीक है, जैसे कोई नरम सा दलिया हो गया, कोई नरम सा कस्टर्ड बना के, ये चीजें आप ले सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि वो जी अनार का जूस, वो जी सेब का जूस, वो जी फलाना। जूस के मुतालिक मैं आपको एक चीज बता दूं कि जूस में फाइबर नहीं होता, सिर्फ फ्रुक्टोज होती है। और एक स्टडी की गई कि कोई बंदा चाहे एक गिलास जूस का पी ले या एक गिलास शराब का पी ले, उसके जिगर पे जो नुकसान है ना, दोनों का एक जैसा है। अच्छा, जो शराब भी फैटी लिवर करती है, जूस भी फैटी लिवर करता है, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज है। लिहाजा जूस बिल्कुल नहीं पीना। फाइबर है फ्रूट में जो हमें असल चाहिए, तो फाइबर वाला फ्रूट लें आप, पूरा वो लें। डॉक्टर साहब आखिर पे बताइएगा कि आपके हॉस्पिटल में माशाल्लाह बड़ा एक्टिव और पोश इलाके में मसरूफ तरीन हॉस्पिटल है। इस वक्त यहाँ पे कितने फिजिशियंस बैठ रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं आपके? जी, हमारे पास ऑलमोस्ट सारे मोस्टली हैं। गायनी है, जनरल सर्जरी है, मेडिसिन है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है, ईएनटी है, फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह है, उसके बाद फिजियोथेरेपी है। इसके अलावा बाकी भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी स्पेशलिटी के मजीद लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी तो डेफिनेटली उसके बगैर तो हॉस्पिटल चल नहीं सकता। तो असल मसला ये है कि हमने कोशिश की है कि यहाँ पे लोगों को देखें। मुझे कई दोस्तों ने कहा कि आप डीएचए में बनाए, मैंने कहा मुझे यहाँ पे क्यों फायदा है कि यहाँ पे वो पुअर पेशेंट है, लेकिन हम उनसे चार्जेस कम लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज वो दे जाते हैं जो कि डीएचए में नहीं मिलती, वो दुआएं हैं। बेशक, ठीक है जी। तो ये मैं सबसे कहूंगा कि मरीज के दिल से निकली दुआ शायद पैसों से कहीं ज्यादा आपको वो कामयाब कर दे। बेशक। तो यही चीजें जो होती हैं ना, मैं समझती हूँ कि आपके हाथ में अल्लाह पाक शिफा भी आपको दी है। अल्लाह पाक ने आपको इतना नाम और इज्जत भी दी है, और अल्लाह पाक आपको आगे भी इसी तरह से रखे। और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे 10 मिनट मांगे थे और माशाल्लाह से आपने बड़ा तफसीली इंटरव्यू दिया, जो कि मौके के और इस वक्त जो मौसम की मुनासबत से बड़ा इस वक्त जो है मेरा ख्याल है इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू है। यहाँ पर डॉक्टर साहब का मैं एक दफ़ा बहुत शुक्रिया अदा कर। यहाँ साहब से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।